हेलो एवरीवन, आई एम विशाखा कश्यप। मैं विशाखा कश्यप हूँ और आज आप लोगों के सामने 10 बेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन लेके आई हूँ, जिसे भूले पीछे गीत माने इंडियन पॉलिटी की, जो हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है या पूछा जा चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान के किस क्वेश्चन नंबर 1 लेट स्टार्ट। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को उनके द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को उनके द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? ऑप्शन ए आर्टिकल 349, ऑप्शन बी आर्टिकल 350, ऑप्शन सी आर्टिकल 350A, ऑप्शन डी आर्टिकल 351। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 350A। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को उनके द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 350A। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? ऑप्शन ए बेलवाड़ी मुकदमा, ऑप्शन बी गोलकनाथ मुकदमा, ऑप्शन सी केशवानंद भारती मुकदमा, ऑप्शन डी उपरोक्त किसी में नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए बेलवाड़ी मुकदमा। किसमें? बेलवाड़ी मुकदमा में। इसके डिस्कशन पे आइए। 1907 में बेलवाड़ी विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए विधायिका इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। जो 7 में बेलवाड़ी विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए विधायिका इसमें संशोधन नहीं कर सकती, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए बेलवाड़ी मुकदमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 22। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? डी 22। का डिस्कशन, मूल संविधान में 14 राजभाषा थी, जो वर्तमान में बढ़कर 22 हो गई है। मूल संविधान में 14 राजभाषा थी, जो वर्तमान में बढ़कर 22 हो गई है। 8वीं अनुसूची में भारत की राजभाषा को रखा गया है, जो आर्टिकल 345 के अंतर्गत है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 22। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? ऑप्शन ए आर्टिकल 338A, ऑप्शन बी आर्टिकल 341, ऑप्शन सी आर्टिकल 82, ऑप्शन डी आर्टिकल 16। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 338A। के डिस्कशन में आइए। 65वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? 65वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए वैधानिक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था, जिसके तहत अनुसूचित जाति का संविधान में आर्टिकल 338 में वर्णन है और अनुसूचित जनजाति का आर्टिकल 338A में वर्णन है संविधान में। इसलिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो आर्टिकल 38A। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई है? भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई है? ए कोंकणी, बी सिंधी, सी मणिपुरी, डी संथाली। ए कोंकणी, बी सिंधी, सी मणिपुरी, डी संथाली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संथाली, डी संथाली। आइए इसके डिस्कशन पे चलते हैं। मूल संविधान में 14 भाषा को 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। मूल संविधान में 14 भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 92वां संविधान संशोधन के द्वारा संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली भाषा को शामिल किया गया था। 92वां संविधान संशोधन के द्वारा संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली भाषा को शामिल किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा संथाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उत्पाद शुल्क क्या है? उत्पाद शुल्क क्या है? ए प्रत्यक्ष कर, बी अप्रत्यक्ष कर, सी एक प्रकार का उपभोग कर, डी एक प्रकार का विक्रय कर। तो उत्पाद शुल्क आपका एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष कर। कैसे है तो डिस्कशन में चलते हैं। उत्पाद शुल्क, सेवा कर, सीमा शुल्क ये सब अप्रत्यक्ष कर हैं। उत्पाद शुल्क, सेवा कर, सीमा शुल्क ये सब कौन से कर हैं? अप्रत्यक्ष कर हैं। जबकि आय कर, निगम कर प्रत्यक्ष कर हुए। जबकि आय कर, निगम कर कौन से कर हुए? प्रत्यक्ष कर। और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर दोनों कौन से कर हुए? केंद्रीय कर। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर दोनों कौन से कर के अंतर्गत आते हैं? केंद्रीय कर के अंतर्गत। इसलिए उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विभाजन किस तिथि से प्रभाव में आया? भारत का विभाजन किस तिथि से प्रभाव में आया? ऑप्शन नंबर 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1947, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1950। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947। इसके डिस्कशन पे आइए। माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन का तिथि प्रभाव में आया था। किस योजना के तहत? माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन का तिथि प्रभाव में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1973। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1969। इससे पहले इसके डिस्कशन पे चलते हैं। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 34 लोकसभा में कांग्रेस का विभाजन पहली बार 1969 में हुआ था। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 34 लोकसभा में कांग्रेस का विभाजन पहली बार 1969 में हुआ था, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1969। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1947 में, ऑप्शन नंबर बी 1950 में, ऑप्शन सी 1949 में, ऑप्शन डी 1951 में। ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1949 में और ऑप्शन डी 1951 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1950 में। कैसे? आइए डिस्कशन पे चलते हैं। 22 जुलाई 1947 को रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीत जन गण मन अधिनायक को भारत का राष्ट्रीय गान स्वीकृत किया गया था। 22 जुलाई 1947 को रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीत जन गण मन अधिनायक को भारत का राष्ट्रीय गान स्वीकृत किया गया था, जिसे सर्वप्रथम 27/12/1911 को कोलकाता के कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। 27/12/1911 को कोलकाता में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। जनगण मन गीत को कब स्वीकृत किया गया था? 1950 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? ए श्री राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार पटेल, डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? ए श्री राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार पटेल, डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर हो जाएगा सी सरदार पटेल। कैसे? स्वतंत्रता के समय देश में लगभग कितनी रियासतें थी? 550 देशी रियासतें थी। स्वतंत्रता के समय देश में लगभग कितनी रियासतें थी? 550 देशी रियासतें थी, जिसके एकीकरण का श्रेय किनको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसी कारण उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। इसी कारण उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। स्वतंत्रता के समय देश में लगभग 550 देशी रियासतें थी, जिसके एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, इसलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। इसलिए देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ये थे हमारे 10 क्वेश्चन बुले पीछे गीत इंडियन पॉलिटी के। अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी डच बुले पीछे गीत के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मेरा एक कथन है, इम्पॉसिबल इज पॉसिबल। इम्पॉसिबल इज पॉसिबल, क्योंकि इम्पॉसिबल में ही पॉसिबल शब्द छुपा हुआ है। इम्पॉसिबल में ही पॉसिबल शब्द छुपा हुआ है। ये मेरे कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। और ये फॉर नोट्स एंड PDF ज्वाइन माय टेलीग्राफ ग्रुप ऑनलाइन पॉलिटिकल साइंस टीचर विद MCQ क्वेश्चन एंड डिस्कशन। इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा या नोट कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं 10 क्वेश्चन बुले पीछे गीत के साथ। जय हिंद, जय भारत।